जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ दोस्तों, डीएडीआर बढ़ोतरी पर बहस हो रही है। 2 या 3, आखिर 2% भी रह सकती है बढ़ोतरी। आखिर इनके ऊपर क्या अपडेट है? हाँ जी दोस्तों, आपका द इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, स्टाफ न्यूज, जे सर्वेंट, जो आपकी ऑफिशियल आधिकारिक जो समाचार पत्र है, उन्होंने इस बात को कैसे कहा है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री पर दबाव किस बात का डाल रहे हैं। आखिर इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। और सेना प्रमुख ने कहा सरकार को सीधा संदेश, दुश्मन शक्ति बढ़ा रहा है, समय पे कर लो कार्रवाई, नहीं हो सकता है धोखा। और शहीद की छाती पर पत्नी ने रखा आखिरी खत, बोला पढ़ लेना। ऐसा दृश्य यदि सबके सामने हो तो सब रो पड़ेंगे। और दोस्तों बात करूंगा, पैन कार्ड्स अपडेट का मैसेज आता है तो थोड़ा सावधानी बरतें। पीआईबी फैक्ट चेक क्या है। सेना का एनसीओ शहीद, पिता सूबेदार बिलख बिलख कर रोया। और बात करूंगा 8 दिन बाकी हैं, देखें एक झलक जवानों का जोश। और मालदीव के रक्षा मंत्री आखिर भारत में घुटने क्यों टेक रहे हैं। ऐसे ही बांग्लादेश की होगी दुर्दशा, जरा देखिए। और बात करूंगा मंदिर में हुई भगदड़, 6 मरे 30 जवान घायल, आखिर क्यों और जिम्मेदार है कौन। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर बढ़ोतरी की। सबसे पहले मैं हेडलाइंस की सीधा सीधा बात करूंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 56% हो सकता है महंगाई भत्ता। और उन्होंने कहा है 1 महीने आंकड़े का अब कोई नहीं होगा असर। यदि आंकड़े गिरते हैं तो क्या 2% पर रुकोगी। दूसरा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है कि अगले संशोधन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, और उन्होंने लिखा है कि जनवरी 2025 में अपेक्षित डीएडीआर 55 या 56, नवंबर 2024 महीने से अखिल भारतीय आंकड़े और पिछले साल की दरों में अब हो रहा है एक सवाल उठ रहा है 2 या 3। हाँ जी दोस्तों, इसके साथ ही मैं बात करूंगा क्या वित्त मंत्री 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की 8वें वेतन आयोग की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। यानी इन सवालों को लेकर मैं ये जो वो पेपर है जो एक अथेंटिकेटेड है, अब ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगले संशोधन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी उम्मीद करनी चाहिए। और उन्होंने सीधा सीधा इसमें कहा है दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि नवंबर महीने का जैसे ही सूचकांक जारी हुआ और वो सूचकांक आपने देखा होगा 144.5 पे ही रुक गया। जैसा कि अक्टूबर में था 144.5, जो कि 55.04% डीए की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। और फिर होता है 144.5, तो 55.53 की बढ़ोतरी दर्शा रहा है। अब कह रहे हैं कि यदि गिरने से क्या होगा। यदि गिरता है 0.6 के नीचे तो 55 ही रह जाएगा। जो 0.53 उससे कम आएगा तो आपको राउंड ऑफ में 2 हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना कम है, बता रहे हैं। आखिर क्या कह रहे हैं, जरा हम इस पर विश्लेषण करते। जैसे पहले स्टाफ न्यूज कह रहे हैं कि जनवरी में जो अपेक्षित आपकी बढ़ोतरी है, जो जुलाई से लगाकर दिसंबर तक उन्होंने 144.5 ही रखते हैं, तब भी आपका 56.04 पहुंच जाएगा। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि जुलाई के आंकड़े दिखाए, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के। यानी अक्टूबर में 144.5, नवंबर में 144.5 और दिसंबर में 144.5, यानी 416 अंक पर रहती है महंगाई दर। तो आंकड़े आपके 55.53 से 56.04 हो जाएंगे, जो कि अपेक्षित आपकी 56% हो जाएगी। 3% की बढ़ोतरी है। यदि उन्होंने कहा यदि अगले महीने सीपीआईडब्ल्यू घटकर 0.6 हो जाता है तो उन्होंने कहा है कि तब भी उन्होंने कहा है 55 तो होगा, लेकिन 55.98 होगा। उन्होंने कहा है 1439 हो जाता है तो भी आपको 55.98, यानी, और हमने कहा 141 तक जाता है तब भी आपको 55.50 के ऊपर निकल रहा है, यानी मिनिमम बढ़ोतरी आपकी 3% ये तय है दोस्तों। और इसी बात को लेकर के उन्होंने अलग अलग पेपरों ने अपनी अपनी कैलकुलेशन को सुझाया है, और बाकी वही चीज हैं जो हम और आप सभी अभी तक पढ़ते आए। अब उन्होंने कहा है कि 2025 की इसकी घोषणा कब संभवतः, उन्होंने कहा है मार्च फर्स्ट वीक में, यानी 15 मार्च तक इसकी घोषणा संभव है। और जैसा कि सरकार करती आई, क्योंकि इस पैसे को सरकार मार्केट में लगाती, तो इसकी हमें कोई चिंता नहीं। सरकार 2 महीने बाद दे, 3 महीने बाद दे, वो एरियर के साथ भुगतान करेगी। अब उन्होंने कहा मिनिमम बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, तो मिनिमम आपकी 18,000 तनख्वाह है तो 18 54,540 आपकी
पे में बढ़ोतरी होती है। जिस तरीके से आपका पे और पेंशन है उसके 3% के हिसाब से आपको लगभग 99.9% मिलना तय है। भले इस तरह की खबरें आ रही हैं, शायद वो खबरों के अपने अपने आकलन हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा कि इसमें खबर में छपा हुआ है कि क्या वित्त मंत्री 1.2 करोड़, उन्होंने कहा है कि जो आपके पेंशन है केंद्रीय कर्मचारियों के और सर्विंग है वो 1.2 करोड़ है, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? तो दोस्तों अभी तक सरकार ने इस तरीके का कोई मन नहीं बनाया, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। यानी 8वें वेतन आयोग को बनाना, उसकी लंबी प्रक्रिया से सरकार नहीं गुजरना चाहती। सरकार वर्तमान महंगाई, मुद्रास्फीति को देखकर फिटमेंट फैक्टर के तहत आपका पे और पेंशन संशोधन होगा और ये पे और पेंशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है और होगा भी। दोस्तों ये बात आपको इंश्योर कर रहे हैं जितने भी श्रमिक संगठन है, जो कि उन्होंने वित्त मंत्री साहब से मुलाकात की थी अपनी तमाम मांगों को लेकर। जैसा कि हमने कल भी कहा था, उन्होंने कहा कि पेंशन को कर मुक्त कर दिया जाए और 10 लाख कोई 15 लाख तक जितनी आमदनी है कोई है तो उसको भी पेंशन उसके इनकम टैक्स में छूट दी जाए। दोस्तों तो ये थी बड़ी बात है। और लगातार यूपीएस को लेकर एनपीएस यूपीएस का जो झगड़ा है, तमाम प्रकार के जो मुद्दे हुए वो अलग बात है। अब मैं बात कर रहा हूं अगली खबर की तरफ। सेना प्रमुख ने सरकार को सीधा संदेश दिया है कि दुश्मन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये वायुसेना प्रमुख, अभी आप देख सकते हो इनका वीडियो है। This is one sector where time is very important. If we don't meet the timeline, that technology of no use to me. So we need to learn from our failures, move on, but not be scared of those failures. Funds we have just heard of, that R&D funds are woefully short. We are just about at 5%, should be at 15%. And we have to make sure that these funds are increased and they are available to private players also. Because when it comes to private industry, they are all there for money. I know it. For them to be in defense sector, something must come from the heart. It cannot always be for the money. But finally, they have to make a viable industry. They have to pay those people who are working for them. So there will be some kind of worry about money and how much money is getting lost in this R&D. So if we want some technology to come up, maybe we will have to fund these. That's why these small schemes have come up. But we need to increase these schemes to even bigger things. Maybe have some competitive approach as what. और उन्होंने सीधा कहा है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि समय रहते हुए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। हम बात 2047 की बात करते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एयरफोर्स को चाहिए, जो आर्मी को चाहिए, जो नेवी को चाहिए हथियार, वो आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि एक साइड चीन, एक साइड पाकिस्तान लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और जो समय पर नहीं मिला तो उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी टाइमलाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसा कि वीडियो में कहते सुनाई दे रहा है। उन्होंने सीधा कहा है, अफसोस जताते हो क्या है, लेकिन क्या हम बातें कर रहे हैं कि हमें सारी चीजें खरीदने, क्या हम इस मिशन मोड पर हैं? सीधे सरकार से सवाल किया है, जो कि 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में संबोधन में पाकिस्तान और चीन का जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने बहुत सारे लड़ाकू विमान उन्होंने खरीदे हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है और ऐसा देश उन्होंने कहा है कि और हमें भी इसके ऊपर सोचना होगा और जल्दी एक्शन में आना होगा, नहीं तो उन्होंने कहा है कि दुश्मन ताकतवर बन रहा है। आप उनका वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। शहीद की छाती पर पत्नी ने रखा आखिरी खत और पढ़ लेना। 2 वीडियो जो आपको हिला देंगे दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखना। सर्विस के लिए तो हम प्राउड है हमारे हम ठीक है सर्विस के लिए
हम ये जानते रहे हमारे लिए कोई अपने फॉल्ट हो गई तो सॉरी, we are proud of you today. Oh, we are proud of you. Sky. गुजरात में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था 3 दिन पहले और वहां पर डिप्टी कमांडेंट यानी सुधीर यादव शहीद हो गए थे और उनका कानपुर में जैसे ही पार्थिव शरीर जाता है, उनकी पत्नी एक जज हैं आबृति, और उन्होंने उनका देख सकते हो लिख रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू सुधीर, और एक लेटर लिख करके उनकी छाती पर रखा कि इसको पढ़ लेना, आप जहां भी कहीं रहो अपना ख्याल रखना और हम सब अच्छे हैं। दोस्तों किस तरीके का जैसे किसी फिल्म का सीन है, ऐसे लगता है कितना दर्द होगा, और जहां वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब रोने लगे, और आप ये वीडियो देख सकते हो। दूसरी तरफ आप सुन सकते हो 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा अभी उसने दुनिया में आंखें नहीं खोली और अपने पिता को, और वो अंतिम मुखाग्नि दे रहा है। और ये नक्सलवाद आपने देखा होगा दंतेवाड़ा में जो 9 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनमें से एक जवान का भी वीडियो आपको विचलित कर देगा कि ये है जिंदगी, यानी ये है जिंदगी की परिभाषा। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ये वीडियो देखिए, सेना पैन कार्ड अपडेट का मैसेज से रहें सावधान। हाँ जी दोस्तों, यदि आपके पास कोई मैसेज इस प्रकार का आता है कि आपका पैन कार्ड अभी आपने अपडेट कराना है और ये बैंक में जाकर के अपडेट कराना है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तुरंत ग्राहक सेवा से आप संपर्क करें, नहीं तो घर बैठे आप इस जो आपको एक लिंक दिया है इस पर क्लिक करें। तो पीआईबी फैक्ट चेक में पाया गया है कि ये सब फर्जी मैसेज हैं और ऐसे मैसेजों को कभी क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो पैन कार्ड को लेकर सीधी एडवाइजरी है, यदि आपका पैन कार्ड बदलेगा, सबको पता है आपके डाक आपके पते पर आएगा और आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई फोन आता है तो उसमें इस तरह की आपको जानकारी देने से बचना होगा, सावधान रहना होगा। और मैं बात करूंगा सेना का एनसीओ शहीद पिता सूबेदार। हाँ जी दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं धर्मवीर खटाना की। हवलदार धर्मवीर खटाना जो जोधपुर में पोस्टिंग थे, करौली राजस्थान के रहने वाले थे, अचानक हृदय गति रुकने से यानी हार्ट अटैक होने से उनका देहांत हो गया। और दोस्तों इसी 31 दिसंबर को अपना घर से छुट्टी काट के गए थे और उनके पिता फौज के सूबेदार रिटायर्ड हैं, भाई भी फौज में है, सूबेदार है, खुद हवलदार हैं, पत्नी कांस्टेबल है। तो आप देख सकते हो कि उनका अंतिम संस्कार हुआ उनके गांव में। यानी दोस्तों सैनिकों के साथ इसी तरीके का एक अंतिम संस्कार, सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव इलाका सब उमड़ा। भारत माता की जय, वंदे मातरम और धर्मवीर खटाना अमर रहे। यानी ये एक अनुभूति होती, पिता बिलख बिलख के रो रहे थे और 2 साल के बच्चे ने मुखाग्नि दी। बड़ा दर्द होता है, 2 साल का बच्चे ने अपने पिता को अंतिम जाते समय ये देखा होगा, पूरे जीवन भर याद रखेगा। और दोस्तों एक और अगली खबर की तरफ मैं बात करूंगा। 8 दिन बाकी हैं, देखें एक झलक। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूना की, मैं बात कर रहा हूं आर्मी डे परेड की। हाँ जी दोस्तों, हमारे जवानों का जोश देखते आप बनता है, आप देखिए। किस प्रकार अपनी परेड की वो रिहर्सल और तैयारी कर रहे हैं। और मंदिर में भगदड़। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो ये आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग एक बैकुंठ द्वार का दर्शन स्पेशल होगा, वहां टोकन के लिए लंबी लाइनें लगी थी और वहां पर धक्का मुक्की होने लगी। धक्का मुक्की में ही बैलेंस बिगड़ जाता है और अफरा तफरी हुई और लोग दब के कुचल कर मर गए। दोस्तों 6 से 7 या 10 मर गए होंगे, 30-35 घायल हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहां के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी ने शोक संवेदना दी, लेकिन शोक संवेदना से नहीं होता, लोगों को जगाना होगा, व्यवस्था ठीक करनी होगी, विश्वास अंधविश्वास में फर्क डालना होगा, क्योंकि आज का वो समय आ गया है, हर कोई कहीं ना कहीं भटक रहा है। और जितने इस धर्म के प्रचारक हैं, साधक हैं, इतनी बातें कहते हैं, उनसे और कहीं ना कहीं आदमी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा आखिर हम करें तो करें क्या। और इसी तरीके के इंसिडेंट जब धर्म स्थल पर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने का
विषय है और ये मनन करने का विषय। और मैं बात करूंगा मालदीव के रक्षा मंत्री नेशनल वार मेमोरियल पे जाकर के हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये आप जानना चाहोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये कौन सी कंट्री है? हाँ जी दोस्तों, मैं कह रहा हूं हेडिंग है कि बुरे वक्त में याद आया भारत, मालदीव के रक्षा मंत्री ने की। यानी मालदीव के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और वहां के रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद घासन मोमून। उससे पहले थे क्योंकि उससे पहले जो नए राष्ट्रपति बने थे उन्होंने भारत को काफी आंखें दिखाई थी और भारत से उन्होंने अपने आर्थिक संबंध तोड़ लिए थे। और जैसे ही भारत ने अपना चाबुक चलाया तो घुटने पर आ गए। वित्त मंत्री, उनका विदेश मंत्री आया, अभी रक्षा मंत्री आ रहे हैं, लगातार भारत से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां से आप देख सकते हो कि एक बार फिर पटरी पे लौट आए। मोहम्मद मुजू के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी, लेकिन आर्थिक झटका लगने से शुरू हुए बुरे वक्त पे मालदीव बैकफुट पे आ गया। अब मालदीव सरकार के मंत्री भारत के चक्कर लगा रहे हैं। विदेश मंत्री हालिया दौरे के बाद मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घोसन यहां भारत पहुंच चुके हैं, जिन्होंने रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह से मुलाकात की, प्रतिनिधिमंडल लेके आए और उन्होंने कहा है कि हम स्थायी आध्यात्मिक, व्यापार, भाषा, जाति संबंधों पर जोर देंगे और हम घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण बहुआयामी बताया। और उन्होंने कहा है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। यानी ये चाबुक चलाना बहुत जरूरी, ये कूटनीति का हिस्सा है। जिस तरह आज बांग्लादेश मुंह फाड़ रहा है और हमारे ऊपर हमारे आग उगल रहा है, उसके लिए भी यही तैयारी हो रही है। वो हम उसको लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल कहा था भारत के कूटनीति विशेषज्ञों ने कहा कि ये हम उसको लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। आज जो उनके जो भौंकने की भाषा जो भौंक रहे हैं ना, उनको इसी तरीके का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।